नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। और देखिए, बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बसपा के उत्तराधिकारी को लेकर जो सस्पेंस चला रहा था वो खत्म हो गया है और बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे को विरासत सौंप दी है। लखनऊ में बड़ी बैठक हुई और इसमें यह फैसला लिया गया है कि अब आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। बसपा के उत्तराधिकारी का सस्पेंस खत्म। मायावती ने भतीजे को सौंपी विरासत। बैठक में बसपा प्रमुख ने किया बड़ा ऐलान। आकाश आनंद होंगे पार्टी का नया चेहरा। राजनीति में उत्तराधिकारी को लेकर बड़ी सियासत देखने को मिली। बहुजन समाज के लिए खड़ी रहने वाली बसपा पार्टी ने उत्तराधिकारी को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था उसे खत्म कर दिया है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने राजधानी लखनऊ में बैठक के दौरान बड़ा फैसला लिया। मायावती ने अपनी विरासत भतीजे को सौंपने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अब आकाश आनंद बसपा का नया चेहरा होंगे। नहीं, निश्चित तौर पे उनके द्वारा बनाया गया हर व्यक्ति, हम तो तैयार हैं भाई। जब हमारी लीडर कह रही हैं कि मेरा उत्तराधिकारी ये होगा और अगले में पहले से ही काबिलियत है, तो स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है। उत्तराधिकारी में बदलाव की लहर को 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले मायावती संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मायावती ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि नतीजे मन मुताबिक नहीं रहे, पर यह बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और मायावती जी ने देखा होगा कि नहीं, अब शायद वो उस चीज़ में अपने आप को मजबूत नहीं पा रही होंगी या दौड़ भाग करने में उनको लगता होगा कि आज उतनी मेहनत मजबूत नहीं कर पा रही होंगी, तो उन्होंने अपने भतीजों को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन है आकाश आनंद, जिन्हें बीएसपी का उत्तराधिकारी बनाया गया है। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद। आकाश ने लंदन से की है एमबीए की पढ़ाई। साल 2017 में आकाश ने राजनीति में ली एंट्री। सहारनपुर में मायावती के साथ मंच पर आए थे नजर। 6 सालों से राजनीति में काफी सक्रिय हैं आकाश। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं आकाश आनंद। पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। मायावती के बेहद भरोसेमंद है आकाश आनंद। मायावती ने दूसरी पीढ़ी को आगे लाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है। अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी बनाया है। पर कहते हैं ना, ये राजनीति है, चेहरे बदलने से पार्टियां धूमिल भी हो जाती हैं। खैर, ये तो समय पर छोड़ देते हैं कि ये बदलाव पार्टी को और कितनी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद काम करेंगे और उनको अभी से ही कई राज्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। हालांकि जो तमाम नेता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि आकाश आनंद जैसा युवा चेहरा अब मैदान में होगा तो बहुजन समाज पार्टी की साख बढ़ेगी। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, मायावती ने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि यूपी और उत्तराखंड कहा जा रहा है कि मायावती अभी यहां पर एक्टिव रहेंगी, लेकिन सवाल यह है कि उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन क्या बीएसपी का जो बेड़ा है वो पार लगा पाएंगे आकाश आनंद, इसको लेकर भी सवाल है। लेकिन कहा जाए कि जो तमाम पशुपेश बनी हुई थी बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है कि आखिर पार्टी का क्या होगा, उसको लेकर फिलहाल कहा जाए कि जो संशय है था वो खत्म हो गया है कहीं ना कहीं। और अब जो तमाम जो कार्यकर्ता है उनको ये कंफर्म हो गया है कि पार्टी की कमान जो है वो किसको सौंपी गई है और कौन उत्तराधिकारी मायावती का होगा। इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या बीएसपी की का जो बेड़ा है वो पार लगा पाएंगे आकाश आनंद। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ पैंथर धनीराम बौद्ध जी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक के रूप में। धनीराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़ गए हैं। केपी मलिक साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं धनीराम जी आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। किस तरह से आप देखते हैं क्या ये जो पूरा
फैसला लिया गया है मायावती के द्वारा, कहीं ना कहीं जो तमाम कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके मन में ये चल रहा था कि आखिर लोकसभा चुनाव में पार्टी का क्या होगा। कोई बहुत एक्टिव जो चेहरा है वो नजर नहीं आ रहा था। मायावती हमने देखा कि बहुत कम ही एक्टिव नजर आई है। ऐसे में आकाश आनंद को अब कहा जाए कि जो कमान एक तरीके से दे दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मायावती खुद भी एक्टिव रहेंगी, किस तरह से देखते हैं आप? ये जो बसपा पार्टी है ये कभी पार्टी नहीं रही, ये आंदोलन, अंबेडकरवादी आंदोलन है। और इस आंदोलन ने 4-4 बार प्रदेश में सरकार बनाई। और चूंकि डॉक्टर आनंद जो है उनके भतीजे भी हैं और उनको बागडोर दी गई, 5 प्रदेशों की बागडोर दी गई, तो तीसरे नंबर की पार्टी उभर के आई है। जो 5 प्रांतों में चुनाव हुआ उसमें तीसरे नंबर की पार्टी है। मुझे ऐसी उम्मीद है, देखिए बसपा कोई नाम नहीं था, बसपा कोई बाबा साहब, भगवान बुद्ध, मनोहर काशीराम की विचारधारा, ये विचारधारा की पार्टी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने वाला है। जब 38 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ सकती हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सब मिलजुल कर ये लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। बिल्कुल मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आलोक वर्मा जी, किस तरह से देखते हैं आप ये भारतीय कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि परिवारवाद की बात की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इस फैसले पर, मायावती ने जो ये फैसला किया? देखिए, एक शेर है, घर खोद दिया सारा खजाने की हवस में, नींव आ गई तहखाने का दर ही नहीं आता। तो मुझे लगता है कि एक और वाकया सामने आपके आया है। दलित आंदोलन के नाम पर जिस पार्टी को खड़ा किया गया था, दलितों की तरक्की के लिए, वंचितों की तरक्की के लिए जिस पार्टी को खड़ा किया गया था, आज वो जिस मुकाम पर पहुंची हैं, बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां इसी राह पर चली हैं और अंत उनका कैसा रहा है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल में चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ का, अभी हाल में चुनाव हुआ राजस्थान का, हाल में चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का। बहुत सारी छोटी पार्टियां वहाँ पर उतरी और बसपा भी कुछ इलाकों में उन्होंने चुनाव लड़ा। कितना मोट वोट पाया ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, देश ये सारे तमाशे को देख चुका है। जातियों के नाम पर पार्टियां खड़ी की जाती हैं और उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि वोटों को बंधक बनाया जाता है और उसे बेचने का काम किया जाता है। मुझे लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाके में 13% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, मध्य प्रदेश में 7% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, राजस्थान में 3% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, तो वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि लोगों ने राष्ट्रीय पार्टियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। साफ साफ इशारा है कि आने वाले समय में इन छोटी पार्टियों का जो समय है वो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जो बसपा कभी सरकार बनाती रही है और सरकार में शामिल होती रही है, अपना वजूद बनाए रखती रही है, पिछले विधानसभा में सिर्फ एक सीट उससे हासिल हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो सीट भी उसके खाते में नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है, और यही देश के लिए, यही प्रदेश के लिए यही भला भी है कि ऐसी छोटी पार्टियां जो वोटों को बंधक बनाती हैं, लोगों को बंधक बनाती हैं, उनका खत्म हो जाना ही ठीक है। जो देश की बात करें, जो प्रदेश की तरक्की की बात करें, जो लोगों की बात करें, जो जाति जमात के हिसाब से बंटवारे की बात ना करें, उनका समय आना चाहिए और मुझे लगता है कि वो समय आ चुका है। चलिए ठीक है, वापस आएंगे आलोक जी आपके पास। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ भीमसेन राजभर जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ चंचल यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंचल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंचल जी आप ही का रुख कर लेते हैं। देखिए, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया है मायावती जी ने, क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? देखिए शांतनु जी, सबसे पहली बात तो यह है कि बसपा निश्चित तौर से जो माननीय कांसीराम साहब का मिशन था और उस मिशन के तहत बहन जी पूरी तरीके से भटक चुकी थी
और भटक चुकी हैं। आपने देखा होगा जो भी मान्यवर कांसीराम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग थे, चाहे वो रामचंद्र राजभर जी रहे हों, चाहे वो आदरणीय लालजी वर्मा जी रहे हों, और कई सारे बड़े नेता उस समय बसपा के समय में, आपको याद होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हों, आदरणीय नसीम सिद्दीकी साहब रहे हों, तो ये सारे के सारे लोगों ने बहन जी के मिशन से भटकने की वजह से सब लोग साथ छोड़ के चले गए। और पिछले 10 सालों में अगर आपने देखा होगा जो बसपा ने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम के रूप में काम करने का काम किया। और अभी आपने हाल ही में जो चुनाव हुआ 2022 का, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे विधानसभा को हाईजैक करके इनके प्रत्याशियों का खुद जो है बीजेपी के लोगों ने टिकट बांटा, कैसे समाजवादी लोगों को हराया जाए, पूरी रणनीति बनाई। और आपने देखा होगा बसपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, बाई इलेक्शन कभी नहीं लड़ती थी। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव हुआ, और एक और चीज, बसपा से जो लोग निकाले गए थे वो दोबारा वापस नहीं लिए जाते थे। लेकिन किस तरीके से आजमगढ़ में लोकसभा में सपा को हराने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने आपने देखा होगा गुड्डू जमाली साहब को फिर से बसपा में लेकर के फिर से चुनाव लड़ाने का काम किया। और वहीं पे जो दूसरा चुनाव रामपुर में लोकसभा चुनाव चल रहा था, उपचुनाव चल रहा था, वहां पे प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। तो इनका एक मिशन था कि समाजवादी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना है। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो मिशन था मान्यवर कांसीराम से, वो सब भटक गए। और समाजवादी पार्टी इस चीज को आगे लेके बढ़ रही है, समाज के हर वर्ग हर तबके को जोड़ने का काम किया। आपने देखा होगा जिस तरीके से राम प्रसाद साहब रहे हों, चाहे आपने देखा होगा जिस तरीके से मैंने कई सारे बड़े नेताओं का जिक्र किया, वो सब के सब लोग बसपा को छोड़ के चले गए। अब बसपा को, बहन जी को ये लग रहा है कि अब मेरी नैया एकदम डूबने जा रही है और यहां पर जो है कोई बेड़ा पार नहीं लगाने वाला है। तो रीपैकेजिंग हुई है, इसको रीपैकेजिंग करने का काम किया है आकाश आनंद जी को ला करके। और ये आकाश आनंद जी को अभी नहीं लाई है, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी थे ये, लेकिन उसके बाद 5 साल हो गया है। 5 सालों में अगर पूछा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में और जो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव, उनके पार्टी में पद मिलने के बाद, आकाश आनंद के सक्रिय होने के बाद 2022 में जो चुनाव लड़ा बसपा ने, आपने देखा होगा कि 1 सीट बसपा को आई। वो भी कैसे आई आपको पता होगा। एक प्रत्याशी जीता हुआ उनका है, वो खुद की बदौलत जीता हुआ, और कितने कम मार्जिन चुनाव जीता उन्होंने। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज के समय में जहां जहां बीजेपी चाहती है वहां वहां बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़ने का काम करती हैं। आपने देखा ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम के रूप में बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। वापस आएंगे सर आपके पास, सब लोग कह रहे हैं। ठीक है। भीमसेन राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भीमसेन जी, आपका इस पर रिएक्शन, उसके बाद मैं केपी मलिक साहब के पास जाता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। भीमसेन जी देखिए भाई साहब, ऐसा है जी कि सबसे पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व मुखिया थे बहन मायावती जी बार बार टारगेट करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आप विथ कंपेयर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे तो बहुजन का जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है, उसमें डेमोक्रेसी है, इसलिए कि बूथ का कार्यकर्ता चुन करके नेशनल लेवल तक जाता है जी, और उसकी एक्टिविटी देखी जाती है, कैसे काम करता है। एक पिरामिड की तरह, जैसे पिरामिड नीचे से ऊपर तक टॉप पर बनती है, सेम तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन होते हैं। और उसका विरोध करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी तो है, और जो उसके निर्णय हैं एकदम डिफरेंट, अलोकतांत्रिक। आनंद जी से बेहतर कोई उस पार्टी में नहीं था। उन्होंने बूथ पर कब काम किया, जिले पर कब काम किया, स्टेट में कब काम किया, और डायरेक्ट नेशनल लेवल का सिलेक्शन। इन लोगों का इतिहास पढ़ना चाहिए कि भारत में एक गुलाम वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम को भी अपना शासक बनाया, गुलाम को बनाया, और गुलाम को इसलिए बनाया उसकी योग्यता और क्वालिटी को देख करके बनाया। बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक से एक लीडर हैं, लेकिन चूंकि परिवार प्यारा है, और परिवार प्यारा इसलिए एक संपत्ति का मामला है, दौलत का मामला है, माया का मामला है, और इसलिए तुलना तो भारतीय जनता पार्टी से करना है, लेकिन काम जो है एकदम गुलामों से भी बदतर इनकी समझ है। ये लोग बहुजन समाज के नाम पर धोखा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के नाम पर बहुजन समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, और सिर्फ दौलत का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं।
इनके अंदर लोकतंत्र है ही नहीं है। महात्मा फूले की बात करते हैं, बाबा साहब की बात कर लीजिए। बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी, अपने बेटे को, अपने परिवार को, किसी का ध्यान रखा उन्होंने? कांसी राम कहाँ के रहने वाले थे? बनाए इनको क्वालिटी देखकर। लेकिन इन्होंने जो फैसला लिया है ये सिर्फ दौलत बचाने के लिए फैसला लिया है, पार्टी बहुजन समाज का ध्यान रखने के लिए नहीं, दौलत बचाने के लिए इन्होंने ये फैसला लिया है, उनको अपना जो है उत्तराधिकारी बनाया है। ठीक है, आरोप आप लगा रहे हैं, इसका जवाब लेंगे, लेकिन केपी मलिक साहब, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? और कहीं ना कहीं एक संशय कहा जाए कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं प्रदेश भर में या देश भर में, उनके अंदर भी एक संशय था कि देखिए मायावती जो है वो मैदान पर अब बहुत ही कम दिखाई देती हैं। इक्का दुक्का रैलियां हमने देखा वो करते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के मन में भी एक सवाल था कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किस तरह से काम करेगी? क्या उत्तराधिकारी का ऐलान होने के बाद ये संशय जो है वो कार्यकर्ताओं में खत्म हो गया है? और किस तरह से आकाश आनंद का ये जो फैसला लिया गया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए शांतनु जी, अगर आप देखें, भीमसेन जी ने काफी चीजों को क्लियर कर दिया और मैं उनकी लगभग सभी बातों से सहमत हूं जी। अगर आप देखेंगे कि मायावती जी लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लगाती थी, तो वो आज खुद ही परिवारवाद में घिर चुकी है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, मायावती से पहले चाहे वो काशीराम जी हो, चाहे बाकी नेताओं की, अंबेडकर जी की बात भीमसेन जी ने की है, तो वो लोग कैसे बने, कैसे उन्होंने पार्टी को बढ़ाया? और काशीराम जी ने जो पार्टी की कमान मायावती जी के हाथ में दी थी, वो किस लिए दी थी? कि पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आज ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी या दूसरे इनके समाज के लोग कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं या कोई अच्छा करने वाले लोग इनके पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद के चक्कर में मायावती जी ने अपनी धन संपत्ति बचाने के लिए पार्टी को स्वाह किया है, मेरा ही मानना है। अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से या पिछले कई सालों से इन्हीं के समाज से आने वाले चंद्रशेखर रावण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में। अभी आपने हाल ही में देखा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मायावती की पार्टी को लगभग 2 लाख वोट मिले हैं, जबकि चंद्रशेखर की पार्टी को 3,62,000 वोट मिले हैं, और बिना किसी सपोर्ट के। अगर वो बहुजन समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में आ जाएं, एक साथ काम करें, तो 5.5 लाख से अधिक वोट बन जाते हैं। तो अगर ये उत्तराधिकारी इस तरह के किसी युवा को बनाती, इस तरह के किसी नेता को बनाती, तो पार्टी आगे चलने वाली थी। अब मुझे लगता है पार्टी आगे चलने वाली नहीं है, ये पार्टी खत्म करने की घोषणा है। क्योंकि देखिए, अगर हम आनंद का पूरा कैरियर देखें, वो अभी युवा है, और युवाओं में कुछ उनका ऐसा नहीं है, जैसे कि इन्होंने सवाल उठाया, वो किसी बूथ पे काम किए हो, किसी जिले में काम किए हो, उनकी कोई ट्रेनिंग हुई हो, उनकी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो, तो पढ़ के भी लंदन में आए हैं। और एक दलित समाज का लड़का लंदन में पढ़ के आया है, तो दलित समाज में कैसे कनेक्ट होगा, ये भी चुनौती बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है। मेरा मानना यह है कि मायावती जी को चाहिए था किसी अच्छे युवा या किसी अच्छे नेता के हाथ में बागडोर देती और पार्टी आगे बढ़ती। और हमें यह भी देखना होगा कि जैसे कि आरोप भी लगातार लग रहे हैं, यहाँ पे 2 प्रवक्ताओं ने भी उन पे आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का बहुत बड़ा आरोप है, जिससे वो निकल नहीं पा रही हैं, और उससे उनकी पार्टी को बहुत नुकसान होगा। अगर आप सीधा सीधा कहें तो मेरा मानना यह है कि पार्टी समापन की ओर है, और कोई नया नेता दलितों में से उभरेगा, कोई नई पार्टी बनेगी। अब बसपा का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि आप देखिए, आनंद को जब इन्होंने पीछे बनाया था 2019 के चुनाव और 2022 के चुनाव हारने के बाद में उसको पार्टी में कुछ पद दिया था। अभी आप 5 राज्यों की कमान उनके हाथ में थी, 5 राज्यों में वो हार गए, कुछ दिखा नहीं पाए, तो उनको पार्टी की कमान दे दी है। तो ये जताता है कि बहुत करिश्मा पार्टी में वो कर पाएंगे। मुझे इस पर संशय है शांतनु जी। चलिए, मैं धनीराम बौद्ध जी आप ही से ये इसका जवाब लेना चाहता हूं। देखिए, कहा जा रहा है कि ये मैदान में कब उतरे, उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया। लोकतंत्र की बात करती है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है बहुजन समाज पार्टी में। क्या पार्टी में बड़े कार्यकर्ता नहीं थे? हालांकि मायावती ने आज ये भी कहा बैठक में कि देखिए, कई लोगों पर भरोसा जताने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं वो जता नहीं पाए हैं। तो क्या जवाब देंगे आप ये इस तरह की जो आरोप लग रहे हैं? और सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में बहुजन समाज पार्टी जो है वो काम कर रही है। किस तरह से आप इन आरोपों को देखते हैं?
अभी इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी। ठीक है। जिसमें 10 सांसद जीते, 5 समाजवादी पार्टी के जीते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो गठबंधन का दौर चला है वो गठबंधन में इसको बहुजन समाज पार्टी भी गठबंधन में आएगी और भारी परिवर्तन आने वाला है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। और ये आरोप जो लग रहे हैं परिवारवाद के, इस पर क्या 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 कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, ये जो भाजपा है मुझे लगता है उद्योगपतियों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है। लोग जरूर कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरा तो सबसे ज्यादा भाजपा ने नुकसान किया है, आरएसएस ने नुकसान किया है। आज निजीकरण करके दलितों पिछड़ों के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। यहाँ 0 बैलेंस पर जो है अनुसूचित जात के लोग मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और तमाम जगह भर्तियां हुआ करती थी, वो सारी भर्तियां खत्म हो गई। जो आज केवल ठेकेदारी प्रथा चली है, हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चे जो है वो आज 8,500 में नौकरी कर रहे हैं, तो और भविष्य बता रहे हैं कि सबका विकास हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विकास नहीं, दलितों का, पिछड़ों का विनाश करने का काम हो रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। आलोक जी जवाब दीजिए। कहा यह जा रहा है कि देखिए एक तरफ तो आरोप ये लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दलितों का, पिछड़ों का अगर किसी ने नुकसान किया है तो वो आप ही हैं, और आप ही जो है वो लगातार आरक्षण जो है वो समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे 8,000 पे हमारे बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। देखिए पिछला लोकसभा इलेक्शन हुआ था, गठबंधन हुआ था, समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, उनके पास 10 सीटें आई, इनके पास 5 सीटें आई जी। और उसके बाद जब चुनाव हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो बात कहने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की टीम है, ये इनका अपनी समस्या है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी के तौर पे खड़ी हुई है, उसने अपने आप को एक ऐसी पार्टी के तौर पे ढाला है जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात हम करते हैं। और उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमने पिछले कुछ सालों में बदली है और ये हकीकत में नज़र आ रही है। और जिन लोगों को फ़ायदा मिला है निश्चित रूप से वो दलित भी हैं, वो अगड़े भी हैं, वो पिछड़े भी हैं। जात जमात की बात ना करने वाली पार्टी बन करके हमने उत्तर प्रदेश की हकीकत बदली है। योगी आदित्यनाथ जी 35-36 साल बाद उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने तो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर काम किया, गंवई इलाकों में काम किया, गरीबों के लिए काम किया। पहले जिन गरीबों को लूटा जाता था जातियों के नाम पर, किसी को पिछड़ी जातियों के नाम पर, किसी को दलितों के नाम पर, और जिनका हक मान लिया जाता था, उनका हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो आज कोई भी समाज हो, चाहे दलितों का समाज हो, पिछड़ों का समाज हो, अगड़ों का समाज हो, यहाँ तक कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और इसमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 2000 उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2014 से लगातार हमारी जीत इस बात की गवाही दे रही है। 2014 में हमने शानदार जीत हासिल की। 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना, तब भी हम जीते। 2019 का तो गठबंधन ऐतिहासिक था। हमारे मीडिया के साथ ही यही बात कहते थे कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों के साथ जब मुस्लिम इकट्ठा हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? 80 सीटों में कुल मिला के 15 सीटें हासिल हुई समाजवादी पार्टी को और बसपा को। अभी 2022 का इलेक्शन हुआ, विधानसभा इलेक्शन हुआ, बहुत सारे दलों का गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा साथ विपक्ष के तौर पे, पक्ष के तौर पे। क्या हुआ? नतीजा शानदार निकला। योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री हुए। कोई भी इलेक्शन हो, चाहे गंवई इलाके का इलेक्शन हो, शहरी इलाके का इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। इसलिए जीतती रही है साहब क्योंकि सबका साथ हमको मिलता है। कोई भी समुदाय हो, कोई भी जाति वर्ग हो, दलित हो, पिछड़े हो, युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के हालात बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। उत्तर प्रदेश का हालात जो 2017 से पहले
जो उत्तर प्रदेश को जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, वो समझ सकते हैं कि क्राइम के मामले में क्या उत्तर प्रदेश के हालात बदले कि नहीं बदले, डर का माहौल आज खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, सड़कों का जाल आज बिछा है कि नहीं बिछा है, गांव तक में रोजगार पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, किसानों के हालात बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हमने वो काम करके दिखाया है जो काम दूसरी पार्टियों ने नहीं किया, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। इन दलों की जब सरकारें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में तो लूटने का काम था। जब गांवों में आम लोगों के पास, गरीबों के पास अन्न पहुंचाने का काम होता था, सरकारी योजनाएं वहां पहुंचानी होती थी, तो उसको जो मिडिल क्लास के लोग थे उसे हथियार लेते थे। ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश ने देखा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं आज ग्राउंड जीरो तक पहुंच रही हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर जगह बन रही है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी बसपा को अपनी तरफ देखना चाहिए। बसपा के ऊपर तो निश्चित रूप से एक बड़ा बसपा का वोट बैंक तो वो आलोक जी वोट बैंक देखिए, अखिलेश जी देखिए कितने बार पीडीए की बात कर रहे हैं। बसपा का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनके पास में रहे। चंचल जी आलोक जी की बात का जवाब दीजिए और उसके बाद देखिए पीडीए की बात लगातार अखिलेश जी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोट, जैसा कि हमने देखा भीमसेन राजभर जी भी कह रहे हैं कि बीएसपी जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई नजर आ रही है। क्या रिवाइव कर पाएंगे आकाश आनंद, ये अलग सवाल है, लेकिन पिछड़ा जो दलित जो वोट बैंक है वो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश अखिलेश जी के द्वारा लगातार की जा रही है। जी शांतनु जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने के माहिर हैं। इनके यहाँ आरएसएस सुबह एक मैसेज सर्कुलेट करता है, पूरे देश में झूठ फैलाता है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर के, प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी प्राचीरों से झूठ बोलते हैं, लाल किले की प्राचीर झूठ बोलते हैं, लोकसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, राज्यसभा के अंदर झूठ बोलते हैं। मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूं। प्रधानमंत्री जब पूछा गया अडानी के सवाल के ऊपर तो उन्होंने कहा भाइयों बहनों हमने हर घर नल योजना से 6.5 करोड़ लोगों को जोड़ दिया, लोकसभा में बोला उन्होंने। अगले दिन राज्यसभा में बोला हमने 12 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना जोड़ दिया। तो ये बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, अब बड़ी बड़ी प्राचीर झूठ बोलते हैं। अब आ गई बात आरक्षण की। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि हमने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबका काम किया है। इस सबका साथ सबका विकास का नारा इनका खोखला है। ये जिस राम मंदिर के ऊपर ये राजनीति करते हैं, आपको याद होगा उसी राम मंदिर में जब ट्रस्ट बना एक भी दलित और एक भी ओबीसी नहीं है। ये केवल जुमलेबाज, झांसेबाज लोग हैं। जहां पे इनको केवल फायदा लेना है वहां पे अपने लोगों को बैठाने का काम करते हैं। मैं आपका दूसरा उदाहरण बताता हूं। आपने देखा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ये पिछड़ों का हक खा गई। अभी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर नियुक्त किए जा रहे हैं वहां पे पूरी की पूरी आरक्षण के ऊपर सेधमारी की जा रही है। और अभी देखिए पिछड़े समाज के जो मंत्री हैं उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि अपनी आवाज उठा सकें। आलोक वर्मा जी की हिम्मत नहीं है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में 2 शब्द बोल सकें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जो है शिक्षा को जो है 4 गुना महंगा कर दिया गया, फीस जो है 4 गुना महंगी कर दी गई। आपने देखा होगा हॉस्टल की फीस 4 गुना बढ़ा दी गई, आईआईटी आईआईएम की। लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कोई पिछड़े समाज का नेता भारतीय जनता पार्टी का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत कर पाए कि हमने पिछड़े समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और जिस दिन अगर वो बोल देगा अगले दिन उसको स्टूल भी बैठने को नहीं मिलता है। आपने देखा होगा आदरणीय राजभर जी को बरला करके इन्होंने अपने साथ गठबंधन करने का काम किया। अब बेचारे राजभर जी 3 बार कपड़े सिलवा चुके हैं, उनको मंत्री नहीं बनाएंगे। ये केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। मैं आता हूं, काम की बात कर रहे थे अभी, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी लखनऊ के अंदर, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी काम कोई बता दे जिसका मुख्यमंत्री जी ने पिछले 7 सालों में शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। इसी लोहिया अस्पताल से लेकर के पीजीआई से लेकर के लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। आज गरीब आदमी की समस्या यह है कि उसको चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। गरीब आदमी ये सोच रहा है बीमार हो जाऊंगा तो मेरा इलाज कहां होगा। लोहिया के अंदर 1 रुपए की पर्ची पे शांतनु जी सारी की सारी जांचें फ्री होती थी, सारा का सारा इलाज फ्री होता था। लेकिन इन भाजपाइयों ने, इनके छापामार मंत्री ने पूरे प्रदेश को एकदम जो है गर्त में डरा के खड़ा कर दिया है। और पूरे प्रदेश की बात कर लीजिए, अभी पावर प्लांट की बात कर लें, एक भी पावर प्लांट इन्होंने पूरे प्रदेश में कहीं लगाया मुझे बता दीजिए। समाजवादी सरकार ने बिजली से लेकर के, सड़क से लेकर के, शिक्षा, चिकित्सा सब क्षेत्रों में काम किया। मैं बताता हूं आपको, इसी लखनऊ के अंदर अगर आप देख लीजिए, आपने देखा मेडिकल से लेकर के एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया जहां गरीब आदमी का इलाज हो सके। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए केवल सब कागज पे इनका काम चल रहा है। अभी बताएंगे 75 मेडिकल कॉलेज बना दिया हमने। अभी इनसे पूछा जाए बता दो कोई प्रदेश में एक ऐसा अस्पताल बनाए हो जहां पे फ्री में इलाज हो रहा हो किसी का। चंचल जी आप देखिए, ठीक है आपने तमाम मुद्दों की बात की, वो ठीक है, मैं उसका जवाब लूंगा आलोक जी से। लेकिन नहीं, एक चीज और शांतनु जी सुनिए ना चंचल जी सुनिए ना, आज का टॉपिक जो है ना उस पर थोड़ा सा बात कर लीजिए। मुझे लगता है आपने तमाम मुद्दे, आप पीडीए की बात लगातार अखिलेश जी के द्वारा की जाती है, लेकिन अब
बीएसपी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। आपका पीडीए का जो फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं कहा जाए कि उस पे एक कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगने वाली है ना। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, दलित वोट बैंक जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग से ही सेंधमारी में लगी हुई है, दलित वोट बैंक हमारे पाले में आ जाए। की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। इनको 4 बार चुनाव जीतने का घमंड है, ये 5 बार चुनाव हारे भी हैं। अभी चुनाव जीतने का घमंड इनको था, 2002 हारे, 2004 हारे, 2007 आए, 2009 आए, 2012 हारे, 5 चुनाव भी हारे हो। इस घमंड में मत रहो, जनता उठा के फेंकेगी भी आपको। मैं आपको बताना चाह रहा था, आपने जो सवाल किया है, जो सवाल यह है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जिस तरीके से मीडिया, स्ट्रीम मीडिया का लोग मिसयूज करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अभी देखिए, आपने देखिए कि जो भी मुद्दा होता है उस मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं ये। और आप समझने की जरूरत है, दलितों के साथ अभी सरकारी नौकरियां सब खत्म कर रही है। पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट जॉब रहेगी नहीं तो आरक्षण का लेकर क्या करोगे आप? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेका प्रणाली द्वारा, अभी जो हमारे दलित चिंतक बौद्ध साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको बताऊं कि आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 8-9 हजार लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या वो अपनी बच्चों को तालीम दे पाएंगे? जो शिक्षा इतनी महंगी कर दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लेकिन ये केवल पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और देश के ऊपर 2014 से लेकर के 2022 तक सारे प्रधानमंत्री मिलकर के जितना कर्जा लिए थे 2014 तक, इन्होंने 100 लाख करोड़ कर्जा प्रधानमंत्री ले लिया। इसी का जवाब लेते हैं घंटे मेहनत करते हैं। ठीक है चंचल जी, इसी का जवाब ले लेते हैं भीमसेन राजभर से। भीमसेन जी, वो कह रहे हैं कि देखिए 8,000 पर जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। क्या सोचते हैं आप? नहीं, सबसे पहला सवाल ये है, आज का विषय है, जो विषय है उसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ जी। सबसे पहली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से ग्रोथ हुआ था, जिस तरीके से कांसीराम के समय में ग्रोथ हुआ उसका, और इलेक्शन में उसके रिजल्ट आए, बहुजन समाज पार्टी रूलिंग पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गई, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह इसकी अप्रत्याशित सीटें आ गई, नेशनल लेवल की पार्टी बन गई। लेकिन अब जो डाउनफॉल हुआ है बीएसपी का, इसकी गति होने वाली है। आप लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई की जैसी इसकी गति होने वाली है, हो चुकी है, उसी स्टेज पर अब की इलेक्शन में आएगी। क्यों कि जिस तरीके से रामदास अठौले जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बगैर एमपी और विधायक नहीं बन सकते हैं, वहाँ आरपीआई के एक व्यक्ति कैंडिडेट नहीं बन सकता है। लास्ट में ये बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से संसद और विधायक बनने की कंडीशन में आ गए हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये मैं जो बातें कह रहा हूँ, ये कोई मतलब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना, बगैर रिकॉर्ड के तो बोल रही ना, बहुजन समाज पार्टी डाउन हो रही कि नहीं हो रही है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की जहां तक बात है, देश में राष्ट्रीय पार्टी रही, आज बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, सपा से नहीं है। इसकी लड़ाई अगर रह गई है तो दलित नेता से है। ये अपने वोट बैंक को कैसे रिकवर किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। जैसे भाग रहे हैं लोग, दलित वोट भाग रहा है, बिखर रहा है। क्यों बिखर रहा है? क्योंकि अपने लीडर के ऊपर से उसका विश्वास, उसकी कार्यशैली से उसके ऊपर से उसका विश्वास उड़ गया। आप बताइए, ये सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं, बीएसपी के लोग तमाम सारे बोल सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जो जब टिकट देते हैं तो बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ रुपया वसूला जाता है। कांसीराम ने वही पार्टी को खड़ा किया, पैसा चंदे से पार्टी को जिताया, विधायक बनाया, संसद बनाया, रूलिंग पार्टी बना दिया जी। और जिसके पास अरबों रुपया, हजारों करोड़ रुपया, तमाम सारे कार्यालय पूरे प्रदेश में हैं, और इतनी सारी धन पार्टी के पास है, उसके बाद वो पार्टी आज डाउन जा रही है। इसका मतलब यही है कि बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई, अपने आइडियोलॉजी से भटक गई, और ये जो दलित वोट बैंक को कवर करने के लिए सिर्फ बीजेपी के ऊपर निशाना साधती है। इसकी लड़ाई तो अभी आज के डेट में रावण से हो गई है, रावण को डिफीट करने के चक्कर में है। आप राजस्थान के रिकॉर्ड साथी ने बताया। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि अब बहुजन समाज पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगी, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। और ये आनंद जी जो बनाए गए हैं, ये तो बहन जी का फैसला है, उसमें हमारे लोगों का कोई, लेकिन जो रिजल्ट दिख रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि गुलामों से कम दास, जो दास होते थे, दासों से इनको सीखना चाहिए। दास शासक बन गया क्वालिटी के आधार पर,
लेकिन ये इनकी पार्टी के अंदर एक से एक लीडर है, एक से एक टैलेंटेड थे, लेकिन उनको मौका न दे करके परिवार को मौका देना। बहुत बड़ी बात आप पैसा बचाना है, संपत्ति बचाना है, ये बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप आरोप लगा रहे हैं और आपने कहा समाज को नहीं बचाना है। आपने बहुत बड़ी बात कही भीमचंद राजभर जी, आपने कहा कि ये बहन जी का फैसला है, हमारे लोगों का फैसला नहीं है। यानी कि जिस दलित वोट बैंक की मायावती जी नुमाइंदगी करती हैं, वो दलित वोट बैंक का ये फैसला नहीं है, ये मायावती का फैसला है कि आकाश आनंद जो है वो मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। और ये तमाम कहा जाए कि जो कई वरिष्ठ नेता है बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए, उनमें योग्यता मायावती को नहीं दिखाई दी, उनको सिर्फ आकाश आनंद में योग्यता दिखाई दी। यही आपका आरोप है? जी बिल्कुल, एकदम राइट है, प्रमाण है भाई, प्रमाण है। रावण जो है, जो चंद्रशेखर रावण जी हैं, वो संघर्षों से निकले हैं, और बहुजन समाज पार्टी में भी तमाम संघर्षशील लीडर हैं, एक से टैलेंटेड हैं, एक से क्वालिटी उनके अंदर है, लेकिन उनको नहीं सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट उनको नहीं करना है। और ये तो सेलेक्ट कर दिए, लेकिन समाज सेलेक्ट नहीं किया। और जब समाज सेलेक्ट नहीं कर रहा है जिसको, उसको इनका सपना हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को रिकवर कर देंगे, इसको जो है बहुत बड़ी ताकत दे देंगे, जादू की छड़ी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जादू की छड़ी तो जनता के बीच में है ना, जनता जिसे चाहेगी, जनता जिसे समझेगी, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, वो आगे बढ़ाएगा और बढ़ेगा। और आनंद जी विदेश से पढ़ के आए, चाहे यहाँ से पढ़ के आए, इस देश में संघर्षों का दौर इस समाज ने नहीं देखा। उनका तमाम नेता हैं बहुजन समाज पार्टी में जिसको देखा। तो इन लास्ट यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला इनसे नहीं है, समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला अगर है तो सिर्फ जो दलित लीडर हैं उनके साथ मुकाबला ये कर रही है कि धनीराम बहुत जी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। धनीराम जी, ये मायावती का फैसला है, दलित समाज का ये फैसला नहीं है, कैसे एक्सेप्ट करेगा दलित समाज इस फैसले को? देखिए, संपूर्ण देश में आज भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दलितों की अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और मैं कह रहा हूं कि जब 38 लोग एक साथ हो सकते हैं, 38 पार्टियां एक साथ हो सकती हैं, और अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आती है, और यह गठबंधन में तो आप देखिए, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, मायावती लगातार मना कर रही है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। सर आपको बताएं जी, ये प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है, फ्री राशन दिया, यानी 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर रहे। मतलब बड़े गर्व से कहते हैं हम। इसका मतलब यह हुआ कि 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे है। देश जो है गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। दलितों की तो स्थिति आपको बता दें कि जब से भाजपा आई है, आपको मालूम है, जानकारी में दे दूं कि 0 बैलेंस पर मेडिकल और इंजीनियरिंग में इनका भर्तियां हुआ करती थी एग्जाम के लिए। आज उसको खत्म कर दिया। और जो हम लोग को स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को, वो स्कॉलरशिप खत्म कर दी। जो 20,000 रुपए शादियों में बच्चों को मिलती थी, वो भी खत्म कर दी। ये इस देश को खत्म करना चाहते हैं, भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और देखिए, बसपा न खत्म हुई है और न बसपा खत्म होगी, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ। ठीक है, शादियों में अनुदान मिलता था वो भी खत्म कर दिया आलोक जी। हालांकि सामूहिक विवाह योजना के तहत तमाम शादियों की जो खबरें हैं वो भी लगातार आ रही हैं, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आपने स्कॉलरशिप जो है बच्चों की खत्म कर दी, उनका ये आरोप है धनीराम बौद्ध जी का। नहीं, धनीराम बौद्ध जी आरोप लगा रहे हैं, हकीकत कुछ दूसरी है जी। जो लूट है हमने वो खत्म किया है। आप मेडिकल, हमारे कई साथी मेडिकल परीक्षा की बात कर रहे थे, इंजीनियरिंग परीक्षा की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और योगी आदित्यनाथ जी ने यह फैसला किया कि हर जिले में कम से कम हमें एक मेडिकल कॉलेज चाहिए। कितनी सीटें बढ़ी होंगी आप कल्पना कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में आज हाल ये है कि हम तेजी से मेडिकल शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग शिक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
किसी भी तरीके का एजुकेशन आपको लेना हो तो कई सालों तक बर्बाद आपको पीएमटी के कंपटीशन में आपको बर्बाद नहीं करना होता। आप एग्ज़ाम देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। आरक्षण के जो साथी बहुत पैरवी कर रहे थे, पिछड़ों को नीट की परीक्षा में पिछड़ों को आरक्षण 27% नहीं मिलता था। मोदी जी की सरकार में 27% आरक्षण मिला। करने को तो कोई भी कर सकता था, कांग्रेस के साथी कर सकते थे, समाजवादी पार्टी के साथी भी दबाव बना सकते थे। कभी उन्होंने इसकी चिंता नहीं की कि मेडिकल की परीक्षा में जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं वो आगे बढ़ें, डॉक्टर बने, आगे बढ़ें, एजुकेशन के क्षेत्र में आगे काम करें। जो केंद्रीय परीक्षाएं होती थी उसमें कांग्रेस का एक लंबा अरसा गुजर गया, कभी उन्होंने काम नहीं किया, कभी पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया, हमारी सरकार ने दिया। तो जहाँ पे कमियां छूटी, जहाँ जरूरत थी, वहाँ हमने आरक्षण भी दिया। हमें लगा कि बहुत सारे अगड़े तबके में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछड़ गए हैं, उनको भी हमने 10% आरक्षण देने का काम किया। देखिए, जो लोग केवल जातियों में बांट करके, बंटवारा कर करके, बंटवारे की राजनीति करके सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, उनका दौर अब लद गया। जो सच में पीछे छूट गए, अगर खेती में बहुत फायदा नहीं रहा तो हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के बारे में सोचते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं के बारे में सोचते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के बारे में सोचते हैं। उनकी तरक्की होनी चाहिए, ये उनकी चिंता का विषय है। और देश भी जानता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी है, जो बात कही है, वो जमीन पे आएगी, हकीकत में बदलेगी। जो योजनाएं केंद्र से चलती हैं, राज्य से चलती हैं, वो जमीन पर पहुंचती हैं। सबसे बड़ी बात इस दौर में ये हुई है, तो उसका परिवर्तन भी, उसका नतीजा भी निकल के आ रहा है। समाजवादी पार्टी सत्ता में कोई भी कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही है। 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है उसमें कितना गठबंधन बना लिया, कितनी कोशिशें कर ली, बड़े दलों के साथ, कांग्रेस के साथ, बसपा के साथ, छोटे दलों के साथ, और भी बहुत सारे तिकड़मबाजी आपने की। अब आप INDIA का नाम आखिरी रास्ता बचा है, तो INDIA के नाम पे एक गठबंधन आप बना रहे हैं। उसका भी नतीजा निकल के आ गया। छत्तीसगढ़ ने उसका भी जवाब दे दिया, मध्य प्रदेश ने उसका भी नतीजा दिखा दिया। एक बहुत छोटा सा जवाब चंचल जी, उसके बाद में केपी मलिक साहब के पास जाता हूं। चंचल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह। मैंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का सवाल पूछा, इनके मुंह से जबान नहीं निकली। मैं पूछ रहा हूं, जब बिहार में आपकी पार्टी ने सर्वसम्मति से जो सपोर्ट किया जातिगत आरक्षण 75 आरक्षण के ऊपर, तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप क्यों नहीं सोच सकते हो? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने सवाल किया कि आपने जिक्र किया कि नीट परीक्षाओं की बात, मेडिकल परीक्षाओं की बात कर रहे हो आप। आपने फीस इतनी बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के छात्र बेचारे धरने बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शांतनु जी, आपके चैनल ने डिबेट भी करी थी, मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगते। इनकी प्रॉब्लम क्या है समझिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब दे रहे हैं। ये चाहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की नौकरियां खत्म कर दी जाएं। रेलवे में हर साल हजारों भर्तियां होती थी और ये अग्निवीर लेके आए। पिछड़ा, दलित, किसान का बच्चा जो बेचारा सेना में नौकरी करता था, उसको भी इन्होंने लात मारने का काम किया है। और आप आलोक जी, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है, और आप बता रहे हैं लंबे लंबे वादे कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात करी प्रधानमंत्री ने, क्या गारंटी उनकी थी? 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। क्या हुआ? स्विस बैंक में 2.5 गुना काला धन बढ़ गया हिंदुस्तान का। आपने कहा था 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, वो जुमलेबाज साबित हुआ। आपने कहा आदर्श गांव बनाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक भी आदर्श गांव थोड़ा कमी है, ठीक है। आपने कहा स्मार्ट शहर बनाएंगे, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं चंचल जी। तो केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी के अलावा आपका कुछ भी नहीं है। केपी मलिक साहब की बात आप कर रहे थे, केपी मलिक साहब, देखिए, ये तमाम तरह के आरोप आपने देखा कि वो लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि दलित जो है, दलित वोट बैंक नाराज है, पिछड़ा वर्ग नाराज है, तो फिर हमने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव आखिर क्यों जीत रही है? इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? देखिए शांतनु जी, अगर आप देखें तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगने के बावजूद भी आप देखेंगे कि वो बहुत बड़े एक दायरे में, बहुत बड़े अंतर के साथ दूसरे दलों से जीत रही है। और आपने पीछे 3 स्टेट में देखा, ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये सियासी दलों में चलता रहता है, लेकिन हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि उसको दलितों को अपने साथ लेना होगा, और बाकी जो सियासी दल थे वो तमाम हवाई अपना काम कर रहे थे इन तीनों स्टेट में, खासकर
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की आप बात करें, और भारतीय जनता पार्टी महीनों से नहीं कई सालों से यहां दलितों में काम कर रही थी, खासकर आदिवासियों में और वनवासियों। उसी का नतीजा है कि इसकी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। मेरा मानना यह है कि जैसा कि शुरू में आपने देखा था, जिक्र किया था भीमसेन जी ने, कि जो बूथ की राजनीति है, जो घर घर जाने की राजनीति है, जो घर घर पहुंचने की राजनीति है, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई भी सियासी दल नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी आप देखिएगा लोकसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति बना ली है कि हमें दलितों को अपने साथ कैसे लेना है, कैसे रिझाना है। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा अभी कि पार्टी जुमलेबाजी भी करती है। देखिए, सियासत करनी है तो उसमें जुमलेबाजी, पैंतरेबाजी सब करते हैं, और वही जीतता है जो सबसे ज्यादा पैंतरेबाजी करता है, सबसे ज्यादा जुमलेबाजी करता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा किसान बहुत खुश है भारतीय जनता पार्टी से। अगर किसान बहुत खुश है तो 13 महीने दिल्ली में क्यों बैठा रहा वो? वेस्टर्न यूपी के किसानों को अभी तक गन्ने का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है? कई महीनों तक किसान जो है थक के उठ के अपने घर चले गए, उनको गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो खुश कोई नहीं है, परसेप्शन बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा दलितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। बाकी जो दलितों की राजनीति, छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत भी हो गई है, मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान करके। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहां छत्तीसगढ़ में दलित को ही बनाएंगे, क्योंकि दलितों के बूते पे ही भारतीय जनता पार्टी वहां जीती है। सिंहदेव जो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस ने कहा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्होंने नहीं बनाया, तो उससे आदिवासी वनवासी नाराज हुए और वो तमाम सीटें जो कांग्रेस के पास थी तमाम भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई हैं। और अभी मैं आखिर में यही आपको बताना चाह रहा हूं कि बसपा जहां जहां अपना कब्जा जिन सीटों पे समझती थी, वो तमाम सीटें आज आप लिख लीजिए, मैं चैनल पे कह रहा हूं, तमाम सीटें जो ये बिजनौर और आपका नगीना, आपका अमरोहा, जो सीटें समाजवादी बसपा अपना दावा ठोकती रही, ये सब चीजें इस बार ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि वो फोकस कर रही है, काम कर रही है। और ये जैसा कि बताया कि मायावती जी तो अपने ही नेताओं से लड़ रही हैं। आज अगर आप वेस्टर्न यूपी में हम देखेंगे, मेरे नजरिए से चंद्रशेखर रावण बहुत अच्छा काम वेस्टर्न यूपी में भी कर रहे हैं और बाकी वहां भी कर रहे हैं, और उसमें लोकप्रियता ऐसा नहीं बढ़ जाती है। अगर आप देखेंगे 1-2 साल से हम लोग देखते हैं कि कहीं भी कोई छोटी घटना होती है, चंद्रशेखर रावण वहां पहुंच जाता है, जबकि उसके पास सीमित संसाधन है। बहुजन समाज पार्टी का चंद्रशेखर रावण जो है वो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ेंगे इस बार। जी बिल्कुल बिगाड़ेंगे। इसमें यही चाहिए था मायावती जी को, अगर आनंद को इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना था तो आनंद को कहीं ना कहीं क्षेत्र में छोटी रैलियों में, छोटे प्रोग्रामों में, गाँव में, खेतों में कम से कम एक बार आनंद को भेजना चाहिए था, तब थोड़ा सा पार्टी में उसकी पॉलिसी होती, ट्रेनिंग कहा जाए कि एक्सपीरियंस की कमी कहीं ना कहीं आकाश आनंद के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम अपने व्यूज हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार कहा जाए कि मायावती के द्वारा ये ऐलान किया गया है और लोकसभा चुनाव में इसका क्या जो फायदा है वो बसपा को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।